हमारी आकाश गंगा में दूसरी दुनिया के ऐसे शिप्स हो सकते हैं जिन्होंने इस विशाल कॉस्मिक जगत में यात्रा करने की हिम्मत जुटाई हो। शायद ये एक से दूसरे तारे तक जीवन की खोज में भटकते रहते हों, ताकि जीवन की ऐसी प्रॉपर्टीज को नजदीक से देख सके जिनका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। ये वेसल एक ऐसे ही सर्वे मिशन पर है जो इस दुनिया का जायजा लेते हुए ये बताएगा कि क्या इस पर वाकई में जीवन पनप सकता है। भला कौन अंदाजा लगा सकता था कि पियनीज और ईगल्स एक दिन इस सुराख से निकलते नजर आएंगे। 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में थी तो इसके पास देने के लिए शायद ज्यादा कुछ नहीं था। आज वीनस भी कुछ ऐसा ही दिखता है। बीते दौर में शायद इस पर समुद्र भी हो, जमीन भी और शायद जीवन भी। ये पुराना युग वीनस का सुनहरा दौर था। तब ये रहने योग्य जोन में था। ये किसी भी दुनिया के लिए एक ऐसा दौर है जब इसके तारे से उसके संबंध का मतलब है कि ये ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा। ये किसी दुनिया के वजूद में एक ऐसा समय है जब उसमें जीवन पल और जिंदा रह सकता है। लेकिन रहने लायक जगह से जुड़ी खूबी एक अस्थायी चीज है जो किसी भी दुनिया में हमेशा के लिए कायम नहीं रहती। हम अपने तारे के रहने लायक हिस्से में बसते हैं, लेकिन ये हर साल तकरीबन 1 मीटर की दर से बाहर की तरफ खिसक रहा है। पृथ्वी पहले ही अपने रहने योग्य समय का 70% हिस्सा खत्म कर चुकी है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब भी यहाँ से निकलने की रणनीति बनाने और अमल में लाने के लिए लाखों करोड़ों साल बचे हैं। जब हम पर सूर्य की कृपा खत्म हो जाएगी और पृथ्वी रहने लायक जगह नहीं बचेगी तो हम कहाँ जाएंगे? क्या तब हमारी प्रजाति आकाशगंगा के विशाल सागर में दूर दराज द्वीपों की तरफ सफर कर रही होगी? ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों से राहत कहीं भी मुमकिन नहीं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम कुछ करोड़ साल से ज्यादा छिप सके। एक दिन ये सब कुछ कुदरत के उस कानून के आगे सिर झुका देगा जिसके तहत जन्म, तबाही और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। हमारा ब्रह्मांड नई नई खूबसूरत चीजें बनाता रहता है, उन्हें खत्म करता है और फिर उनके टुकड़ों से फिर नई चीजें बना देता है। कोई भी प्रजाति किसी भी मुमकिन दुनिया में लंबे समय तक सही सलामत रहना चाहती है तो उसे सीखना होगा कि कैसे इंट्राप्लैनेटरी और इंटरस्टेलर मास ट्रांजिट को अंजाम दिया जाए। हमें यह कैसे मालूम है? ब्रह्मांड के बारे में हमने जितना थोड़ा बहुत जाना है, उस जानकारी से हमें भविष्य की झलक मिली। मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा जिसमें इंसान की हरकतों की वजह से जलवायु में आए बदलाव से हमारी सिविलाइजेशन के लिए खतरा पैदा हुआ। अगर हम इंसान लाखों, करोड़ों या अरबों साल तक जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही वायुमंडल में इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को झोंकना बंद कर देना होगा। लेकिन मैं मानव जाति को संदेह का लाभ देते हुए लंबे दौर की बात करूंगा। सूर्य की उम्र बढ़ रही है, बाकी हम सबकी तरह ही। किसी दिन इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल का भंडार खत्म हो जाएगा। अब से 5 या 6 अरब साल बाद हाइड्रोजन फ्यूजन वाला हिस्सा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस का फैलता हुआ सेल धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ेगा जब तक तापमान 1 करोड़ डिग्री से कम नहीं हो जाता। ये पहले एक येलो ड्वार्फ बनेगा और उसके बाद एक रेड जायंट। वीनस और पृथ्वी पर इसका गुरुत्वाकर्षण घटेगा जिससे ये दोनों कुछ समय के लिए एक सुरक्षित दूरी पर चले जाएंगे। आकार में फूल चुका ये विशाल लाल सूर्य फिर मरकरी प्लैनेट को समेटकर निकल जाएगा। रहने लायक इलाका बाहर की ओर बढ़ते हुए और दूर होता जाएगा और ऐसा होने पर सूर्य के फैलने से पैदा हुई जबरदस्त रोशनी और गर्मी जुपिटर सिस्टम तक जा पहुंचेगी। अमोनिया और पानी के इसके बादल बच निकलते हुए वेपर की शक्ल में अंतरिक्ष में गुम हो जाएंगे।
और पहली बार जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल के नीचे छिपी अनजान परतें नजर आने लगेंगी। क्या हम जुपिटर के इन जम चुके चंद्रमाओं में से किसी एक पर बस सकते हैं? यूरोपा और कैलिस्टो को घेरने वाली बर्फ की मोटी परतें पिघल जाएंगी, जिससे नीचे मौजूद तरल सागरों तक सूरज की तेज रोशनी पहुंचेगी, जो अब से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होगी। इससे पानी के वेपर्स की बड़ी मात्रा रिहा होने पर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा। गैनीमीड का पतला वायुमंडल भाप वाला और घना हो जाएगा। अगर इन महासागरों में जीवन मौजूद होगा तो उनके पनपने और फलने फूलने की नई गुंजाइश पैदा हो जाएगी, और ऐसा होते ही गैनीमीड इन्हीं जीवों का हो जाएगा। और ये अच्छा भी है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा अगला आशियाना सूरज से एक सुरक्षित दूरी पर हो। सौर विकास तो होगा ही, लेकिन हमारे पास नया घर ढूंढने से पहले 1 अरब साल है। कॉस्मोस में अपने नए संभावित घरों को ढूंढने के हिसाब से ये वक्त काफी है। ये है शनि। सूर्य ने इसके साथ ये क्या किया? सूर्य ने इसकी शान ही चुरा ली, इसके रिंग्स और टाइटन। उसने शनि का एटमॉस्फेयर ही चुरा लिया। मतलब यहां पर किसी दुनिया के होने की संभावना ही नहीं। यह है नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन। इस दुनिया को रोमन गॉड नेपच्यून के बेटे के नाम से जाना जाता है। ग्रीक्स पहले इसे पोसाइडन के नाम से जानते थे, यानी समुद्र का देवता। पहले समुद्र को किसी ने नाम नहीं दिया। इसका वजूद अभी शुरू हुआ है, जब विशाल लाल सूर्य की गर्मी ने कभी जमे हुए इस चंद्रमा की अमोनिया गैस और बर्फ को पिघला दिया। हमारे दूर दराज वंशज हमसे अलग तरह का जीवन बिताएंगे। ट्राइटन का एक दिन 144 घंटे लंबा होगा और सर्दियां होंगी बहुत ही बेरहम, 50 साल लंबी। फिर भी अब से कुछ अरब साल बाद का ट्राइटन हमारे लिए एक बढ़िया आशियाना हो सकता है। यहाँ सब कुछ है, एक वायुमंडल, पानी के सागर और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो जीवन मुमकिन बनाएंगे। यहाँ बेशक सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन जनवरी में न्यूयॉर्क में पड़ने वाली सर्दी जितनी तीखी नहीं है। इसका मतलब पूरे साल स्कीइंग हो सकेगी। लेकिन एक दिन सूर्य की गर्मी खत्म हो जाएगी और यहां भी रह सकने की गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। अपनी सारी गर्मी गवा देने के बाद सूर्य भी खाली हो जाएगा और अंदर से दिखाई पड़ेगा एक छोटा सफेद ड्वार्फ। अब इस तारे में इतनी ऊर्जा भी नहीं बचेगी कि ये अपनी बाकी बची संतानों को गर्म रख सके, यानी बाहरी सौर मंडल के चंद्रमाओं को। तो अगर हम किसी नए घर पर कुछ करोड़ साल से ज्यादा समय के लिए बसने की सोच रहे हैं, तो हमें और भी ज्यादा दूर तक सफर करना होगा। हमें अपना सौरमंडल छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस के बिना तली वाले विशाल समुद्र का सामना करना होगा। शायद आप यही सोच रहे हैं कि हम दूर दराज तारों की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हमने एक बार चंद्रमा की तरफ मुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हम अपनी सुरक्षित पृथ्वी की तरफ लौट आए। हम तारों के किसी सफर के दौरान जिंदा बचे रह सकते हैं, ऐसा हमें क्यों लगता है, जब इनमें से सबसे करीबी हमारे चंद्रमा से 10 करोड़ गुना ज्यादा दूर है? क्या वो अनजान वातावरण हमारे छोटे छोटे स्पेसशिप्स को खत्म नहीं कर देगा? शायद हम कामयाब हो सकते हैं, पर क्यों? क्योंकि हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हम आकाश गंगा के द्वीपों वाली दुनिया के बीच सफर करते हुए फोटॉन्स को अपने पाल में पकड़ने की सोचते हैं, हिम्मत करते हैं कि वहां तक जाएं जहां से वापसी संभव ना हो। हम पहले भी यहां से गुजर चुके हैं। एक समय था जब कुछ लोगों ने अज्ञात को चुना था। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया अनजान समुद्रों के सफर के दौरान, और उन्हें अपनी हिम्मत का इनाम भी मिला।
उन्हें धरती पर ही स्वर्ग मिला। चलिए अब मैं आपको उन्हीं की कहानी सुनाता हूं। हम इन लोगों को कहते हैं लपीटा, लेकिन शुरू से इनका ये नाम नहीं था। ये दशकों पहले की एक गलत फहमी का नतीजा था, जब हमें इनकी पॉटरी के टुकड़े मिलने शुरू हुए थे। मेरे लिए ये लपीटा नहीं बल्कि वॉयजर्स हैं। ये नाम इनके ज्यादा योग्य है। लगभग 10,000 साल पहले जब दक्षिणी चीन की बस्तियों में लोगों की आबादी बढ़ने लगी, तो कुछ लोगों ने पहल करते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये जगह आज ताइवान कहलाती है। और हमारे ये वॉयजर्स हजारों साल से खुशी खुशी यहीं रहते रहे, लेकिन फिर यहां भी भीड़ बढ़ने लगी। जिस तरह से हम लोग एक खास ग्रह पर काफी समय से बसे हुए हैं, जैसे हमारे सामने कॉस्मोस की दूसरी दुनियाओं तक पहुंचने, उन्हें जानने के संबंध में सीमाएं हैं, वैसे ही हमारे दूर दराज पूर्वज कुछ खास इलाकों तक ही बंद कर रह गए हैं। उन्हें अगर लंबी दूरियां तय करनी होती तो वहां से उन्हें पैदल चलना पड़ता, और फिर ऐसा होता कि वो चलते चलते पानी के किनारे तक ही पहुंच जाते थे। तब तक समुद्रों में सफर करने वाला दौर शुरू नहीं हुआ था। ये बात मिडिल ईस्ट के फिनिशियंस और क्रीट के मिनियोन्स से पहले की है। उनका इतिहास हमें ये बताता है कि वो किनारे तक पहुंच गए थे, लेकिन मछली पकड़ने और कारोबार से जुड़े अभियानों के दौरान वो किनारों से ज्यादा दूर नहीं जाते थे। हमारे पूर्वजों के लिए ये कॉस्मिक सागर का छोर था। हमें नहीं मालूम कि सबसे पहले वॉयजर्स को इस असंभव से काम के लिए किस बात ने प्रेरित किया। क्या उन्हें जमीन पर भरोसा नहीं रह गया था? क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से उनका जीवन मुश्किल हो गया था, या फिर हमलावर पड़ोसियों ने उनके लिए जिंदगी मुश्किल कर दी थी? कहीं जलवायु में बदलाव से तो उनकी रोजी को खतरा पैदा तो नहीं हो गया था, या उन पर जनसंख्या का दबाव था? कहीं वो ज्यादा शिकार और ज्यादा मछली पकड़कर अपने द्वीप के संसाधन को खत्म तो नहीं करने लगे थे? या फिर वो अपनी उत्सुकता के कारण सागरों को खोजना चाहते थे, उस रहस्यमयी दूरी को तय करना चाहते थे, फिर चाहे उसमें कितना ही खतरा क्यों ना हो। खैर, उनका मकसद जो भी रहा हो, धीरे धीरे उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और जहां पहले कोई नहीं गया था वहां जाने की तैयारी करने लगे। हमारी मदद करो, हमें रास्ता दिखाओ। तो उन वॉयजर्स ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई नेविगेशन की तकनीकों का इस्तेमाल किया, और वो तकनीकें आज भी काम की हैं। मौसम के हिसाब से पक्षियों के माइग्रेटरी फ्लाइट पैटर्न्स उनके जीपीएस हुआ करते थे। ये अपने साथ ऊंचाई पर उड़ने वाले फ्रिगेट बर्ड्स भी लाते थे, और फिर उन्हें आजाद करके सबसे नजदीकी जमीन तक का सबसे छोटा रास्ता ढूंढते। ये लोग पानी को पढ़ते, अपनी उंगलियों के छोर से समुद्र के बहाव को महसूस करते और बादलों में लिखे संदेश पढ़ते। ये वॉयजर्स वैज्ञानिक थे, और ये पूरी प्रकृति थी उनके लिए एक प्रयोगशाला। ये लोग सबसे पहले फिलीपीन आइलैंड्स पर बसे। वहां 1000 साल रहने के बाद अब ये फिर से सफर के लिए तैयार थे। वॉयजर्स की नई पीढ़ियों पॉलिनेशियंस ने इंडोनेशिया की खोजबीन के लिए मिशन चलाए जो कामयाब रहे। ये लोग मेलानेशियन आइलैंड, वैनुआटू, फिजी, समोआ और मार्केसेस गए। इसके बाद ये गए दुनिया के सबसे अलग थलग द्वीप समूह, हवाईयन आइलैंड्स पर, तहीटी, टोंगा, न्यूजीलैंड, पिटकेन और ईस्टर्न आइलैंड। इनका जल साम्राज्य समुद्र में लगभग 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला था, और उन्होंने यह हासिल किया बिना एक भी कील या धातु के औजार की मदद से। जैसे जैसे द्वीपों के बीच संपर्क घटता गया, तो पॉलिनेशियंस अपने साथ जो भाषा लाए थे वो बिना बाहरी प्रभाव के अलग अलग शब्द में ढलने लगे। कई शब्द बदले, लेकिन वाइड पैसिफिक की सभी भाषाओं में एक शब्द बिन बदला रहा, और वो था लायार, जिसका मतलब है सेल। कल्पना का शिप एक मिशन पर जा रहा है,
ये किसी खास दुनिया की तरफ नहीं, बल्कि इंटरस्टेलर सागर में एक खाली जगह की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्यों? आइए पता करते हैं। हम सूर्य से लगभग 80 अरब किलोमीटर दूर एक जगह पर जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो तोहफा जो हमें मिला खोजियों की हजारों पीढ़ियों के कारण। प्रकाश का अध्ययन हजारों सालों से हो रहा है और गुरुत्वाकर्षण का सैकड़ों सालों से। आइंस्टाइन की वजह से हमें यह पता है कि इनमें से एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकती है। ग्रेविटी द्वारा लाइट को मोड़ने से हमारे अपने तारे समेत कोई भी तारा किसी भी कॉस्मिक टेलीस्कोप के लिए एक लेंस बन जाता है जो लगभग 80 अरब किलोमीटर लंबा है। स्पेस में मौजूद हमारे सबसे ताकतवर टेलीस्कोप को दूसरे सूर्यों की दुनियाएं बस एक बिंदु जैसी ही लगती हैं। कोई कॉस्मिक टेलीस्कोप हमें पहाड़ों, सागरों और ग्लेशियर्स वगैरह के साथ साथ शायद इन दुनियाओं के शहरों की भी डिटेल्ड इमेजेस हमें दे सकता है। ये है कॉस्मिक टेलीस्कोप का डिटेक्टर अरे। ये एक दूर दराज दुनिया से बाउंस होती रोशनी को इकट्ठा करता है, फिर ये पृथ्वी पर एक सिग्नल भेजता है और इस तरह बन जाता है टेलीस्कोप का आईपीस। आसमान में सबसे चमकदार तारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा सूर्य है और इस टेलीस्कोप का लेंस भी। तो आप जिस तारे के आर पार नहीं देख सकते वो कोई लेंस कैसे बन सकता है? जब किसी दूर दराज ग्रह के प्रकाश की सारी किरणें सूर्य के करीब से गुजरती हों तो उसकी ग्रेविटी इन किरणों को हल्का सा मोड़ देती है। स्पेस में इनके इकट्ठा होने वाली जगह को फोकल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि आप जिस चीज को देख रहे हैं वो वहीं पर फोकस में आती है। तो 80 अरब किलोमीटर लंबे टेलीस्कोप के जरिए क्या देखा जा सकता है? एक तरह से आप जो चाहें वो देख सकते हैं। गैलीलियो की बेहतरीन टेलीस्कोप किसी इमेज को 30 गुना मैग्नीफाई कर सकता था, जिससे जुपिटर की दूरी 30 गुना कम हो जाती। लेकिन हमारा कॉस्मिक टेलीस्कोप चीजों को 100 अरब गुना ज्यादा करीब दिखाने की काबिलियत रखता है और उसे किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ा जा सकता है। हमारा डिटेक्टर अरे सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री पर घूमता है। सिर्फ एक ही जगह है जिसे हम टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख सकते और वो है हमारी आकाशगंगा का केंद्र, जो कि बहुत ही चमकदार होता है, जिसे देखकर आंखें चुंधिया जाती हैं। लेकिन इस तरह के टेलीस्कोप से हम बहुत कुछ ऐसा देख सकते हैं जो पहले नजर नहीं आता था। यहां जीवन हो सकता है। इसके वायुमंडल में मौजूद गैसेस के मिक्सचर से जीवन का अनुमान लग सकता है। मॉलिक्यूल्स के अपने ही कुछ खास रंग होते हैं। अगर हम इस वायुमंडल को एक स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें जो रोशनी को उसके मूल रंगों में बांट देता है, तो फिर हम वायुमंडल को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को पहचानने में कामयाब हो जाएंगे। ऑक्सीजन और मीथेन का मौजूद होना जीवन की मौजूदगी को दर्शाता है। ये दुनिया जीवन से भरी है और हमारा कॉस्मिक टेलीस्कोप इसकी समूची सतह की पूरी तस्वीर मुहैया करा सकता है। ये सिर्फ नजर आ सकने वाली रोशनी को देख सकने वाला ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं, ये एक रेडियो टेलीस्कोप भी है। जैसे ही दूर दराज दुनियाओं की रोशनी को 100 अरब गुना बढ़ा सकता है, वैसे ही ये रेडियो वेव्स के साथ भी कर सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स एक चीज को कहते हैं वाटर होल। दरअसल ये वो जगह है जहां शेर और वाटर बफेलो पानी पीने और नहाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये रेडियो स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जहां इंटरफेरेंस सबसे कम होती है और हम दूर दराज मौजूद सिविलाइजेशंस के बीच होने वाले बेहद हल्के ट्रांसमिशंस को भी सुन सकते हैं। हमें इस शोर में छिपे सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए अपनी तमाम कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करनी होगी और इस विशाल टेलीस्कोप के जरिए हम अतीत में भी झांक सकते हैं। आप अतीत में किसी चीज को देखे बिना स्पेस को नहीं जान सकते, क्योंकि प्रकाश की गति सीमित होती है। सुबह जब आप सूरज को देखते हैं तो उसकी छवि 8 मिनट 20 सेकंड पहले वाली होती है। वो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक 15 करोड़ किलोमीटर का फासला तय करने में उसके किरणों को इतना ही समय लगता है। और अगर हम इस टेलीस्कोप के जरिए किसी भी दुनिया को देखें तो उसका अतीत ही दिखेगा। अब जरा किसी और सिविलाइजेशन के कॉस्मिक टेलीस्कोप की कल्पना कीजिए। मान लीजिए वो पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर्स दूर है।
उस दुनिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने इजिप्ट के पिरामिड जब बन रहे थे तो उन्हें देखा होगा, या जब पॉलिनेशियन पैसिफिक में हिम्मत दिखाते हुए सफर कर रहे थे तो उन्हें भी देखा हो। लेकिन कॉस्मिक टेलीस्कोप का सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल रहा होगा नई दुनियाओं को खोजने के सिलसिले में। पर आज तक ऐसा टेलीस्कोप क्यों नहीं बना, ये मेरी समझ से परे है। हम जानते हैं ये काम कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। भविष्य की शुरुआत कब हो और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओके, तो हम दूसरी दुनियाओं को देखने का एक बड़ा सपना देख रहे हैं, उन तक जाने का, उन्हें अपना घर बनाने का। पर हम वहां तक जाएंगे कैसे? तारों के बीच बहुत दूरी है। हमें ऐसी सेलिंग शिप्स चाहिए होंगी जो बहुत लंबे समय तक इंसानी क्रूज को जिंदा रख सके। सबसे नजदीकी तारा 4 लाइट ईयर्स दूर है, यानी 39 खरब किलोमीटर दूर, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपको जरा अंदाजा दे देता हूं कि प्रकाश का यह केंद्र आखिर है कितनी दूर। नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जिसकी रफ्तार 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर उसे प्रोक्सिमा सेंचुरी की तरफ रवाना कर दिया जाए तो उसे वहां पहुंचने में 70,000 साल लग सकते हैं। और ये तो हमारी आकाश गंगा के और अरबों खरबों तारों में से वो एक तारा है जो सबसे करीब है। तो अगर हम अपने ग्रह की अनुमानित उम्र से आगे तक एक प्रजाति के तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें पॉलिनेशियंस की तरह बर्ताव करना होगा। कुदरत की हमें जितनी जानकारी है उसका इस्तेमाल करके हमें ऐसे सेलिंग शिप्स बनानी होंगी जो प्रकाश पर सवारी कर सके, बिल्कुल हवा की ही तरह। ये पाल कई किलोमीटर ऊंचे हैं, पर ये बहुत पतले हैं, किसी कागज से 1000 गुना पतले। जब लाइट का कोई फोटोन इन शानदार सेल से टकराता है तो ये उन्हें जरा धकेलता है। इसका मतलब है कि स्पेस के वैक्यूम में किसी फोटोन का हल्का सा पुश भी इन्हें ज्यादा तेजी से धकेलेगा, बशर्ते ये पहले ही प्रकाश की रफ्तार के आसपास ही सफर ना कर रहे हों। जब आप अपने तारे से ज्यादा दूर चले जाते हैं और रोशनी घटती है, तब लेजर काम कर सकती है। अगर हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी तक प्रकाश की रफ्तार से जाना हो तो 70,000 साल नहीं, सिर्फ 20 साल लगेंगे। प्रोक्सिमा भी अपने तारे के रहने लायक इलाके में मौजूद है, लेकिन अभी हमें मालूम नहीं कि इस पर जीवन पनप सकता है या नहीं। क्या इसकी एक सुरक्षात्मक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी दुनिया की सतह पर जीवन को सुरक्षा देती आई है? प्रोक्सिमा बी के अपने तारे के नजदीक होने का एक और नतीजा ये है कि ये ग्रह उसके साथ सही लॉक्ड है। इसकी एक साइड लगातार तारे की तरफ रहती है और दूसरी तरफ होता है कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा। ये छोटे छोटे तारे बेशक हल्की चमक वाले हों, लेकिन इनकी उम्र बहुत लंबी है, खरबों साल। जरा किसी ऐसे सिविलाइजेशन के कायम रहने और बढ़ने की संभावना के बारे में सोचें जिसका भविष्य खरबों साल का हो। जमीन का जो हिस्सा यहाँ दिन और रात के बीच पड़ता है वो जीवन के लिए सबसे सही है। अगर प्रोक्सिमा बी रहने लायक हुआ तो यहाँ जीवन इसी ट्वाइलाइट जोन तक सीमित रहेगा। यहाँ या तो स्थानीय जीव हो सकते हैं या फिर हमारे वंशजों की कोई बस्ती। प्रोक्सिमा बी पर गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से लगभग 10 गुना ज्यादा है। ये हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, बस हमें वेट्स के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऑर्बिट से की गई रिमोट स्कैनिंग से यहाँ जीवन के चिन्ह मिले।
यानी प्रॉक्सिमा भी पृथ्वीवासियों के लिए प्रवास वाली एक बढ़िया इंटरस्टेलर जगह हो सकती है। लेकिन इतनी लंबी यात्राओं के लिए हमें एक ज्यादा तेज बोट चाहिए। मान लीजिए हमें पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स दूर एक सिस्टम मिल जाता है जिसमें रहने लायक कई संभावित दुनियाएं हो सकती हैं। लाइट सेलर्स के लिए यह सफर 500 साल का होगा, तो क्या एक ऐसा स्पेसशिप बनाना मुमकिन है जो कॉस्मिक स्पीड लिमिट को भी तोड़ सकता हो? मैक्सिको के एक मैथमेटिकल फिजिसिस्ट मिगेल एल्क्यूबेरे स्टार ट्रैक टीवी सीरीज से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने एक ऐसी स्पेसशिप की कल्पना की जिसकी रफ्तार सिद्धांत रूप में प्रकाश की रफ्तार से तेज हो। कामयाब होने पर इससे हमारे सूर्य और इससे दूर दराज स्टार सिस्टम के बीच की सफर की दूरी सिर्फ 1 साल या उससे भी कम हो सकती है। लेकिन क्या हम विज्ञान के उस नियम को नहीं भूल रहे हैं जो कहता है कि कोई भी प्रकाश की रफ्तार से तेज नहीं चल सकता है? ऐसा नियम है। मैं आपको एल्क्यूबेरे ड्राइव के बारे में एक बात बताता हूं। यह मूव नहीं करता है बल्कि कॉस्मोस मूव करता है। स्पेसशिप खुद अपने स्पेस टाइम बबल में कैद होता है और वहां उसे फिजिक्स के नियम तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका के हैरल्ड वाइट ने इसकी कुछ खामियों को दूर किया, जैसे कि उड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होना। लेकिन इसे समझ पाना हमारे लिए काफी मुश्किल है। एल्क्यूबेरे ड्राइव शिप ग्रेविटेशनल वेव बनाने वाली एक मशीन है जो अपने आगे मौजूद स्पेस टाइम के सागर को कंप्रेस करके अपने पीछे से फैला देती है। इसे आप गैलेक्सी और उससे भी आगे जाने वाली जेट स्कीज कह सकते हैं। कौन जाने एक दिन पूरा लैनिया के सुपर क्लस्टर ही वो तालाब बन जाए जिसका हम इस्तेमाल कर सके, यानी 1 लाख गैलेक्सीज। लैनिया के एक हवाई शब्द है जिसका मतलब है नापी ना जा सकने वाली जन्नत। हमारी एल्क्यूबेरे ड्राइव का कोई एडवांस्ड वर्जन पलक झपकते ही 965 खरब किलोमीटर की दूरी झट से तय कर सकता है। और फिर पलक झपकते ही आप एक दूर दराज तारे के प्लैनेटरी सिस्टम में पहुंच जाते हैं। हमने इसे नाम दिया है होकू सिस्टम। ये लाल डॉर्फ तारा घिरा हुआ है पथरीले और बर्फ से बने विशाल ग्रह के मलबे से। इन्हीं के बीच है वो दुनिया जिसे हम घर के तौर पर अपनाने आए हैं। हमारे कॉस्मिक टेलीस्कोप ने 100 लाइट ईयर घेरे की जांच पड़ताल की और इसे छांटा। ये सभी ग्रह अपने तारे के ज्यादा करीब हैं। मर्क्यूरी हमारे सूर्य के जितना करीब है उससे भी ज्यादा। हाउमिया होकू के रहने लायक किनारे पर है। इसके गर्म और हरे रंग दिलकश लगते हैं, लेकिन ये जंगल के पेड़ों की चींटियां नहीं है। इसे यह रंग मिला है मीथेन और अमोनिया से। स्टार्क होकू सिर्फ 4 करोड़ 43 लाख किलोमीटर दूर है, फिर भी ये इतना कमजोर है कि इस ग्रह को गर्म नहीं रख पाता। अब हम होकू के रहने लायक इलाके की सही जगह पर हैं और यह है टेंगेरोआ ग्रह, जहां हमारी प्रजाति का सबसे नया अध्याय शुरू हो रहा है। इंसानों को इस निर्जीव दुनिया को बदलने में सिर्फ कुछ 100 साल लगे, लेकिन अब यहां की हवा में जीवन की गंध है। पर यह तो सिर्फ इंडोनेशिया था। यह आकाश गंगा में हमारे सफर के शुरुआती पड़ाव में से एक था। अभी तो बहुत सारे द्वीपों की कहानी बाकी बची है। और हमारे इस खूबसूरत भविष्य में प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट के जरिए एक ऐसा समय भी आएगा जब हम अपने कॉस्मिक टेलीस्कोप को अपने ग्रह से काफी दूर रखकर भी उन अनजान पूर्वजों को देख पाएंगे जिन्होंने सबसे पहले अजनबी महासागरों का सफर तय किया था। कार्ल सेगन ने ये ड्राइंग तब बनाई थी जब वो बच्चे थे। वो तब खोज के अगले सुनहरे युग की कल्पना कर रहे थे। बतौर एक वैज्ञानिक उन्होंने इस काम में बड़ा अहम रोल निभाया। उन्होंने अतीत में भविष्य के हमारे सपनों के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या हमें स्पेस में जाना है
दुनिया की जगह बदलनी है और प्लैनेट्स के शक्ल, क्या हमें पड़ोसी स्टार सिस्टम्स पर बसना है? हम तो अपने ग्रह को ही ठीक से नहीं रख पा रहे। यहाँ आपस में प्रतिद्वंदिता है, नफरत है। हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। अपने गुस्से और अनदेखी के कारण एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। हमारी नीयत ठीक नहीं है और हमें पूरा ब्रह्मांड सिर्फ हमारे ही फायदे के लिए लगता है। और अब तो हम भी नहीं रहे। तो इन मौजूदा तौर तरीकों को और सामाजिक रवैयों को देखते हुए उतनी दूर कौन पहुंच पाएगा? अगर हम सिर्फ ताकत जुटाते रहे, अक्लमंदी नहीं, तो यकीनन खुद को बर्बाद कर लेंगे। हम भविष्य में इतनी दूर तक तभी पहुंच पाएंगे अगर हम अपने तौर तरीकों को और खुद को बदल लें। मैं भला इंसान के सुदूर भविष्य का अंदाजा किस आधार पर लगाऊं? मुझे तो यह सिर्फ प्राकृतिक चुनाव का मामला लगता है। अगर हमारी हिंसक प्रवृत्ति, हमारा स्वार्थ और लापरवाही जरा सी और बढ़ी तो फिर हमारा कोई भविष्य नहीं बचेगा। अगर आप युवा हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि अपने जीवन काल के दौरान आप शायद पृथ्वी के करीब वाले एस्टेरॉयड मार्स पर कदम रख सकें। जब तक हम अपने सबसे करीबी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम पर बसने को तैयार होंगे, हम बदल चुके होंगे। बहुत सी पीढ़ियों के दौर ने हमें बदल दिया होगा। हमारे हालात ने हमें बदल दिया होगा। हमारी प्रजाति में ढलने की खूबी है। हम अल्फा सेंटोरी और आसपास के दूसरे सितारों तक नहीं पहुंचेंगे। यह प्रजाति काफी कुछ हम जैसी ही होगी, पर उसमें हमारी खूबियां ज्यादा होंगी, कमियां कम। ऐसी प्रजाति जो भी काम करेगी वो उन हालात के मुताबिक होगा जिनके हिसाब से वो विकसित हुई। ज्यादा विश्वास से भरी, दूरदर्शी, योग्य और अक्लमंद। तो उस ब्रह्मांड के लिए हम ये तो चाहेंगे ही कि हमारा प्रतिनिधित्व ऐसी प्रजातियां करें जो ज्यादा उम्र दराज, ज्यादा ताकतवर और एकदम अलग हो। ये अच्छी बात है कि सितारों के बीच बड़ी बड़ी दूरियां हैं। वो शुभ है। उनके जरिए जीव और दुनियाएं एक दूसरे से अलग हैं, और ये दूरियां सिर्फ वही खत्म कर पाते हैं जिनमें एक से दूसरे तारे तक का सुरक्षित सफर कर सकने लायक अक्लमंदी और ज्ञान होता है। हमारे वो दूर दराज वंशज जो पूरे सौर मंडल में दूसरी दुनियाओं तक सुरक्षित पहुंच गए होंगे, वो अपनी मिलीजुली विरासत के जरिए, अपने ग्रह के प्रति सम्मान के कारण और इस ज्ञान के आधार पर एकजुट हो जाएंगे कि दूसरा जीवन जो भी हो, इस ब्रह्मांड में इंसान सिर्फ पृथ्वी से ही आ सकते हैं। हम आपके ऋणी हैं मां।